जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है ना वो बननी चाहिए हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत। आपकी जो है ना कोई भी जब ये एक्ट आया था ना उस एक्ट के बाद कहा था विद इन 3 months आपने जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनानी है। वो कमेटी अब तक नहीं बनी है। हमारे यहाँ पर जो भी काम होता है उसके लिए कमेटी बनाने के लिए दे देते हैं। बन गई? कब बनी है? नहीं बनी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब तक कोई कमेटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। हुई थी और बंद हो गई है। सीबीसी फुल फॉर्म क्या है इसका एब्रीविएशन का? नहीं, हम सेपरेट कमेटी बोल रहे हैं सिर्फ जुवेनाइल्स के लिए। अच्छा, तो देयर वाज अपेरेंटली अ कमेटी बट फिलहाल एट दिस टाइम देयर इज़ नो कमेटी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन होम्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, देयर इज़ वन इन कराची जो अभी सुनने में आ रहा है, बट अब उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है वो हम जाकर देखें तो हमें पता होगा, या हम कोई रिसर्च करें तो पता चलेगा। बट आई कैन से फॉर श्योर कि उसकी कंडीशन बहुत बुरी होगी। ठीक है। बैक फंक्शनल नहीं होगा। अब ये आपके एक्ट में है कि ये इस्टेब्लिश करनी है जिसमें से फ़ीमेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए अलग से इस्टेब्लिश करनी है, बट वी हैव नो सच रिहैब सेंटर्स और ऑब्जर्वेशन होम्स, तो वी नीड टू इस्टेब्लिश। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक एक वर्ड लिख रही हूँ, आपको इसको पूरा फ्रेजल फॉर्म करना होगा। इंश्योर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस दिस दिस। अच्छा, देयर वाज दिस, अब मुझे देयर इज़ वन कंट्री, मुझे नाम भी नहीं याद क्योंकि वो मेरे पास से न्यूज़पेपर गुम हो गया, वरना वो मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रेफरेंस दे देती, आप सर्च कर लेते। आप वैसे भी सर्च करेंगे ना बेस्ट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन द वर्ल्ड या बेस्ट जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन द वर्ल्ड, तो आई एम श्योर वो पता नहीं कौन सी कंट्री थी। देयर वाज दिस वन पीस ऑफ आर्टिकल इन न्यूज़पेपर डॉन जिसमें उन्होंने बाकायदा डिटेल्स बताई हुई थी पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की। ठीक है, तो आप डॉन न्यूज़पेपर का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, डॉन न्यूज़पेपर आर्टिकल, इस तरह से कीवर्ड्स लिख के सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा आर्टिकल। वो देख के उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें जो है ना आपका रिहैब सेंटर्स का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है। पाकिस्तान में कितने चाइल्ड क्रिमिनल्स हैं, कितने जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, किस स्टेज पर हैं, और वहाँ पर जो है ना वो जो भी कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री कोई थी, वहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर क्या स्टेट है रिहैब सेंटर्स का, वहाँ के रिहैब सेंटर्स का क्या स्टेट है। ठीक है, सो देयर वाज अ होल कंपैरिजन। आप इस तरह के एक आंसर में अपनी कोई एक बात भी इस तरह की लिख देंगे ना विद एग्जाम्पल, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल या विद डेटा, तो आपका ना मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी मटेरियल हो जाएगा। उनको ज़रा बुलाएं। तो लॉयर साहब, हमारे कॉर्पोरल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं मिलती। अब आप बोल रहे हैं ना क्यों बता दिया, मैं लॉयर हूँ, बट स्टडिंग स्टिल आपको बहुत पता होगा। हमारे यहाँ पर मना है कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डेथ पेनल्टी बच्चों के लिए, राइट? बट डू वी स्टिल डू दैट? फिर भी बच्चों को हम देते हैं डेथ पेनल्टी। हमारे लॉ में मना है, बट लॉ के अगेंस्ट। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, मैं आपको रिसर्च बताती हूँ ना। पाकिस्तान कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डेथ पेनल्टी, यहाँ प्लीज़ आपका है एक जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। इसकी रिपोर्ट है कि इवन दो हमारा लॉ प्रोहिबिट करता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, मारपीट होती है, ठीक है, एंड डेथ पेनल्टी, फिर भी अगर हम अपनी डेथ रो पॉपुलेशन आपकी होती है, देयर इज़ अ थिंग डेथ रो पॉपुलेशन, आपकी वो पॉपुलेशन जिनको सज़ाए मौत दी गई है, वो अभी इंतज़ार में हैं, उनको मौत की जो सज़ा मिली उस पर अमल किया जाए, जो भी उसको सज़ा दी जाए। ठीक है, उस डेथ रो पॉपुलेशन में आपके 10% जो हैं
वो जुवेनाइल्स हैं। 10%, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसके 10%। और मज़े की बात पता नहीं, एक तो आपने ना लॉ आपका, आप देयर इज़ दिस टर्म, आपका अगर एक बच्चा अभी 17 साल का है, उसने किसी का कत्ल कर दिया है, अभी उस पर डेथ पेनल्टी नहीं लग रही, ठीक है, उसका केस चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल वो अडल्ट हो जाएगा, ठीक है। मगर जब उसका ट्रायल हो रहा होगा, चाहे वो 30 साल का भी क्यों ना हो, जो उसका ट्रायल होगा वो एज अ चाइल्ड ही होगा, क्योंकि जब उसने जुर्म किया था उस वक्त वो बच्चा था। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लॉ की नहीं होती, ठीक है। कुछ कह रहे हैं? कोई भी सज़ा नहीं मिल सकती। ये तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई ना 24, वो नहीं मिलती उनको। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है ना, डेथ पेनल्टी है बच्चों के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। शुरू ही मैंने यहाँ से किया था, जब हमारा कल का भी लेक्चर शुरू किया था, बट हमारी ये रिपोर्ट है, ये रिसर्च है, उसको आप लोग खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम भी लिख दिया है और रिसर्च भी बता दी है। कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डेथ पेनल्टी, ठीक है। जब मैं बोल रही होती हूँ ना तो मुझे लगता है आप लोग उसी वक्त लिख रहे होंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखती। इसके अलावा आपका है प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन। इस प्रोसेस में आपके बहुत मसले हैं, ठीक है। एक तो आपका ये जो है ना रिपोर्ट्स, मेडिकल की रिपोर्ट बनती हैं, इट्स वेरी 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 इजी टू फेक देम, ठीक है। आप उनको आराम से फेक बना सकते हो। एक बच्चा आपका अडल्ट है बट आप उसको एज अ चाइल्ड शो कर सकते हो। तो आपको इस आपके प्रोसेस को जो है ना, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। दूसरा, इस जो ये आपका प्रोसेस है, इसको अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग करते हैं। एक कोई शख्स है जैसे 17 साल की उम्र में ऑफेंस किया है कोई, तो उसके लिए अब आगे आने वाला एक एक मिनट जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अनकरीब 18 साल का हो जाएगा, ही वोंट बी अ चाइल्ड एनी मोर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग करते हो, तो इसके लिए जो है ना सही गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप लिमिटेशन लगा दो कि आपको जैसे ही कोई, आपने किसी को कस्टडी में लिया है, विद इन 2 डेज़ आप उसका एज डिटर्मिनेशन का वो कर लें, रिपोर्ट बना कर ले आएँ। फिर उसको भी जो है ना आप ट्रांसपेरेंट करें बिल्कुल, कि आप बच्चे की प्रोफाइल जो है अनोनिमस रखें, ठीक है। डॉक्टर्स का बोर्ड वगैरह कुछ बिठाएं इस तरह का कि जिनका कोई रिलेशन ना बनता हो, कुछ ना हो, इस तरह की चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब रिहैब सेंटर से रिलेटेड ही है, बल्कि ये वाला पॉइंट रिडंडेंट है, ये ना लिखें। ये एजुकेशनल प्रोग्राम का पॉइंट था कि आपके जो क्लासिकल थ्योरी, उसमें क्लासिकल है। आप कौन सी चीज़ कहाँ से लेकर आते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर एजुकेशन लिखा है, इसलिए आप क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट आपकी जो है ना वो होती हैं, थियोरीज़ हैं, वो हमने पार्ट 2 में कवर कर ली, पार्ट 1 में पहले लेक्चर में कवर की हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट उसमें आएगा, अब आप देख लीजिएगा उसमें कौन कौन सी होती है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में। साइकोलॉजिकल होगी और बायोलॉजिकल होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा एजुकेशन है तो वो क्लास से रिलेटेड ले आता हूँ मैं। पॉइंट ये है आपका कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपके जुवेनाइल जो रिहैब सेंटर्स हैं उनमें होने चाहिए, जो कि जैसा कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में भी है, उसमें होना ये चाहिए कि बाकायदा पूरा स्कूल होना चाहिए। आप बच्चे की एज डिटरमाइन करो, जो भी जुवेनाइल, अगर वो रेगुलर स्कूल जा रहा होता है, लेट्स से कोई एक क्लास 4 के बच्चे ने कोई एक्ट जुर्म किया है, तो जब वो रिहैब सेंटर में वो जा रहा है तो वो क्लास 4 ही ज्वाइन करें। अगर उसको 2 साल की हो रही है, जब वो निकले तो क्लास 6 पढ़ के निकले, ताकि जब वो अपनी सोसाइटी का वापस पार्ट बने तो उसकी क्लासेस का लॉस ना हो, ठीक है। एक तो वैसे ही स्टिग्मा होगा कि ये जेल से होकर आया है, दूसरा वो और अपने आप को एलियन फील करेगा, ठीक है।
इसके अलावा इस पर और थोड़ी मेहनत करें, एकेडमीज़ के जो आपके प्रोफेसर हैं उन सबको बुलाकर एक अच्छा सा आप जो है ना अपना करिकुलम डिज़ाइन करें, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर ओवर देयर डिफरेंट, जो कि उनको इस तरह से सेंसिटाइज करे जुर्म से रिलेटेड और सब। सॉरी, गाइडेंस प्रोग्राम, एजुकेशनल गाइडेंस, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओह गॉड, लेट मी जस्ट गो थ्रू। मेरा गुम हो गया, मैं टॉपिक सारे मार्क करके आई हुई थी जो मुझे लाइन से करवाने, तो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, सबके डिफरेंट रोल्स हैं। प्रोबेशन एंड पेरोल करवा दूँ। स्टार्टिंग विथ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। पेरोल होता क्या है, आप लोगों ने सुना बहुत होगा, ठीक है। पेरोल में होता क्या है कि एक शख्स है जिसको सज़ा सुना दी गई है, लेट्स से उसको 10 साल की सज़ा दी गई है। अब उसको पास जो है ना ये चांस होता है कि वो अपने इस सेंटेंस का, 10 साल का जो सेंटेंस है उसका कुछ हिस्सा कम्युनिटी में सर्व करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 साल जो है जेल में ही सड़ता रहे, हो सकता है वो 8 साल बाद उसको पेरोल पे रिलीज़ कर दें। अब पेरोल पे रिलीज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं पेरोल की, सुपरविज़न में होता है, ठीक है, वो चीज़ें हम सब देखेंगे। बट डिक्शनरी के मीनिंग के हिसाब से जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि पेरोल इज़ अ टेम्परेरी और परमानेंट रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस ऑन प्रॉमिस ऑफ अ गुड बिहेवियर। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी नहीं है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस ऑन या फिर बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर। ये दो चीज़ें याद रखनी है कि पेरोल पे जो आपको रिलीज़ करते हैं वो आपका जो है ना 10 साल का अगर पीरियड है आपका, प्रिजन की आपको सज़ा सुनाई गई है, तो उस 10 साल के ख़त्म होने से पहले पहले आपको मिल जाता है, ठीक है, पेरोल। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, गुड बिहेवियर, कि आपने जितना टाइम भी अपना प्रिजन में गुजारा है वहाँ पर आपका बिहेवियर अच्छा था, आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा और रूल्स वगैरह सब फॉलो किए हैं अच्छे से, ठीक है। और फिर आपका ये प्रॉमिस भी होता है, ये अंडरटेकिंग भी होती है कि आप जब आपको पेरोल पे रिलीज़ करेंगे तब भी आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ या इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये डिक्शनरी की मीनिंग है आपकी। अब किसी भी अगर ऑफेंडर को जब सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस क्या होता है, सज़ा सुनाई जाती है जब, तो कोर्ट जो है उस सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेंटेंस विच इज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ जज और मैं किसी को सेंटेंस कर रही हूँ तो मैं उसे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि 5 साल या लेट्स से 7 साल जो है वो उसका इनिशियल नॉन पेरोल पीरियड होगा, जो उसने हर हाल में प्रिजन में गुजारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टाइम जो है ना, इस टाइम पर हम इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स। फिर इसके बाद मैं लिखूँगी अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन रिक्वायरमेंट्स या गुड बिहेवियर के बेसिस पे आफ्टर 7 ईयर्स द पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिलीज ऑन पेरोल टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। ये वाला पार्ट वो कम्युनिटी में गुजार सकता है, ये नहीं है उसी वक्त सेंटेंस में आपको बोल नहीं सकते कि 7 साल बाद उसको रिलीज़ कर ही देंगे, कर सकते हैं, ठीक है। आपका सेंटेंस इस तरह से 2 चीज़ों में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इनिशियल पीरियड नॉन पेरोल पीरियड जो आपने प्रिजन में ही सर्व करना है, इसके बाद सेकेंड पार्ट जब आप एलिजिबल हो जाते हो टू बी रिलीज्ड ऑन पेरोल, ठीक है। अब टाइप ऑफ पेरोल्स क्या हैं, एक फुल पेरोल है, एक डे पेरोल है। सुनने से क्या लग रहा है, जिसने पहले क्लासेस ली है, पहले पढ़ा हुआ है, उसके अलावा कोई बताना।
फुल पैरोल, डे पैरोल, सॉरी डे पैरोल, डे फुल पैरोल या फिर डे पैरोल। फुल पैरोल ये होता है कि आप जो है ना रिलीज़ कर ही देते हो, आपको रात हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस जेल में नहीं जाना होता, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक दिन के लिए आपको रिलीज, एज अपोज टू डे पैरोल। डे पैरोल में क्या होता है कि आपको एक दिन के लिए रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको पैरोल पे रिलीज़ कर दिया, आप कम्युनिटी का पार्ट बन गए। या फिर आपको, हाँ यही होता है डे पैरोल में, यही होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है, और इसमें ये होता है कि आपकी जो भी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो गई है आपकी फैमिली में, तो आपको डे पैरोल पे रिलीज़ कर देंगे, रेजिडेंशियल पैरोल पे रिलीज़ कर देंगे एक दिन के लिए। आपने शाम में वापस, यू विल हैव टू रिटर्न टू द प्रिजन, ठीक है। फुल पैरोल में क्या होता है कि आपको रिटर्न होने, आप देयर इज़ नो कंडीशन दैट यू हैव टू रिटर्न। बाकी जो डे पैरोल है वो अक्सर जो है ना आपको इसलिए भी दिया जाता है, फुल पैरोल के लिए प्रिपरेशन के लिए भी दिया जाता है कि एकदम से कम्युनिटी का पार्ट बना देंगे तो एक स्टिग्मा होगा, लोग उसको थोड़ा इस तरह से बात करेंगे। तो एक आध दिन के लिए रिलीज़ किया तो वापस बुला लिया, फिर एक आध दिन के लिए रिलीज़ किया, इसको प्रिपेयर करते हैं फॉर फुल पैरोल, ठीक है। बट फुल पैरोल में भी क्या होता है कि आपने रेगुलरली अपने पैरोल ऑफिसर को जो है ना वो रिपोर्ट करना होता है, यानी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है कि हाँ मैं अब तक यहीं पर ही हूँ। कंडीशंस वगैरह और हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हर पैरोल पे जो भी रिलीज़ होता है उसके लिए पैरोल ऑफिसर असाइन किया जाता है, जिसकी ज़िम्मेदारी वही होती है, ठीक है। कंडीशंस फॉर पैरोल, इसमें जो है ना मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं, आप इनके पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग्स बनाकर और फिर इनके नोट्स बनाइएगा। अब वैसे तो सबके लिए ये है कि उसने सारे लॉज वगैरह, और एवरी सिटीज़न हैज़ टू ओबे ऑल द रूल्स एंड लॉज। ये जो पैरोल पे आपके रिलीज़ होते हैं, पैरोली जो होते हैं आपके, उसने अपने पैरोल ऑफिसर को रिपोर्ट तो करना है, बाकी इसके अलावा पैरोल ऑफिसर जो भी लॉज, जो भी रूल सेट करेगा उसने वो सब भी फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल वो रूल सेट कर सकता है, लेट्स से कोई कराची में है कोई शख्स जिसे रिलीज़ किया है पैरोल पे, तो वो रूल सेट कर सकता है दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आप विज़िट नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसने फॉलो करने हैं आपके पैरोल पे जो रिलीज़ हुआ है प्रिजनर उसने। ट्रैवलिंग का क्या है कि एडवांस में उसने परमिशन लेनी होगी अपने ऑफिसर से बिफोर ट्रैवलिंग। किसी और सिटी में जा रहा है या वो एरियाज़ जिन पे मना किया है जाने का बट उसका जाना इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो वो पहले से इन्फॉर्म करेगा, एडवांस में रिटन परमिशन लेगा, उसके बाद फिर वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। रेजिडेंसी, एक तो पैरोल पे जब रिलीज़ हो रहे होते हैं आपने अपना एड्रेस बताना होता है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई विल बी स्टेइंग। ज़रूरी नहीं आपका घर ही हो, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द ऑफिसर बिफोर बीइंग रिलीज्ड दैट वेयर यू विल बी लिविंग। और अगर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज आ रहा है, आप वो जगह छोड़ के कहीं और रहने जा रहे हो, तो अगेन आपने इन्फॉर्म करना है अपने पैरोल ऑफिसर को, ठीक है। और पैरोल पे जो भी रिलीज़ होता है उसके लिए ज़रूरी होता है, फुल पैरोल के लिए जो रिलीज़ हुआ है, कि वो कोई ना कोई जॉब मेंटेन करे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और अपनी जॉब छोड़ने से पहले या चेंज करने से पहले ही अगेन हैज़ टू इन्फॉर्म हिज पैरोल ऑफिसर, ठीक है। एसोसिएशन, कोई ऐसा कोई भी जो भी पैरोल पे रिलीज़ हुआ है वो कोई भी एसोसिएशन किसी भी तरह की उससे जो है ना लिंक किसी और ऑफेंडर से कर रहा है, लेट्स से एक शख्स है जो 2 साल जेल में गुजार के आया हुआ है, ही इज़ ऑफेंडर, ठीक है, ही इज़ कन्विक्टेड क्रिमिनल, तो उसके साथ लेट्स से बिजनेस का पार्ट बन रहा है, तो अगेन उसने एडवांस में परमिशन लेनी है अपने ऑफिसर से, ठीक है। जो पैरोल पे रिलीज़ होगा उसकी अपने पोजेशन में वो अपने पास कोई भी ड्रग्स नहीं रखेगा अनलेस इट इज़ लाइसेंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेडिसिन वगैरह का इतना इशू नहीं होता, वरना बाहर मुल्कों में आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन की कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं ले सकते हो। तो अगर एक सिंपल पेन किलर भी लेनी है उसने, तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लेनी है पहले उसकी,
यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स की बात है, कोई भी इलिसिट ड्रग्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो उसकी पोजेशन में नहीं होंगे, उसके पास नहीं होंगे, उसकी जगह पे कहीं पर भी नहीं होंगे। यूज़ करना तो बहुत बात की बात है, वो यूज़ तो कर ही नहीं सकता, बट वो अपने पोजेशन में भी नहीं रखे। ये नहीं हो सकता कि किसी एक दोस्त के लिए वो रख रहा है अपने पास, ठीक है। हर जगह इलीगल है, मगर इसके लिए ख़ास बनाया हुआ है, ठीक है। वेपन्स, अगेन वेपन्स जो हैं आपके रखना, इट्स नॉट इलीगल इफ़ यू हैव परमिशन, आपके पास लाइसेंस है। बट एक पेरोल जो ऑफिसर होता है, सॉरी ऑफिसर नहीं, जो पेरोल पे रिलीज़ हुआ हुआ ऑफेंडर है, ही कैन नॉट कीप, पोजेस, परचेज, रिसीव, सेल और इवन ट्रांसपोर्ट एनी वेपन, ठीक है। ना वो अपने पास रख सकता है, ना वो ख़रीद सकता है, ना है तो उसे बेच सकता है, वो सब वो उसे सरेंडर करना होगा। ना वो ये कर सकता है कि मैं एक दोस्त से लेकर दूसरे दोस्त को पहुंचा रहा था, उसके पास होना ही नहीं चाहिए। रिपोर्टिंग या फिर और डायरेक्टिव्स उसे दिए जाएं, उन्हें अबाइड करना है, ठीक है। एक तो रिपोर्ट करना होगा उसे अपने ऑफिसर को, ऑफिसर बता देगा हर 2 दिन बाद तुमने थाने आकर हाजिरी लगानी है, तो ये करना है। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता, या मुझे नहीं पता अगर होता भी हो, पर बाहर, मैं बात तो सुनो, मैं क्या बात बता रही हूँ, दूसरी बात बताने लगी हूँ। ये तो होता ही है, आप हर रोज़ भी कह सकते हैं, सुन लिए पहले। बाहर मुल्कों में आपको एंकल ब्रेसलेट दे देते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसे बोलें कि आपने हर हफ्ते आकर रिपोर्ट करना है, आप नज़र रखें वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। वो एंकल ब्रेसलेट होता है, जो एंकलेट हम पहनते हैं ना उस तरह का, वो उसके पाँव में कड़ा होता है और उसे चार्ज, बैटरी के थ्रू वो चार्ज होता है। अब उस पर जो है ना GPS लोकेशन लगी हुई होती है, तो जहाँ जाएगा ना पता चल जाएगा पेरोल ऑफिसर को कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। और जिस जुरिस्डिक्शन का मना किया कि आपने यहाँ से बाहर नहीं जाना, वहाँ जाएगा तो पेरोल ऑफिसर को अलर्ट हो जाएगा। अब बताओ ये होता है यहाँ पर? पेनल्टीज़ क्या हैं? ये तो कुछ कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी जितने लॉज वगैरह और हमारे हैं उन सबको भी अब फॉलो करना है। अब उन लॉज या फिर इन कंडीशंस को अगर कोई फुलफ़िल ना करे तो फिर आपके पेनल्टीज़ क्या हैं? अगर वो फुल पैरोल पे रिलीज़ हुआ है तो वापस उसके अरेस्ट वारंट्स जो है ना वो जारी कर देंगे, उसको वापस अरेस्ट कर लेंगे। उसका रिवोकेशन उससे रिलेटेड ही है, उसका जो पैरोल है वो रिवोक कर लेंगे, वापस ले लेंगे इमीडिएटली, ठीक है। और ओरिजिनल सेंटेंस जो इसका ओरिजिनल हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो वो पूरा 10 साल जो है ना उसने वापस अपने जेल में ही गुजारना है, ठीक है। फाइन्स हो सकती हैं, कोई और ऑलरेडी इसका जो है ना एक क्राइम हुआ हुआ है, लेट्स से उसने कत्ल किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, पैरोल पे रिलीज़ किया और उसने चोरी कर ली है, तो अब चोरी की जो भी सज़ा होगी ना, ये क्रिमिनल चार्जेस और फाइन्स को रिलेट करके मैं बता रही हूँ, वो एक्स्ट्रा उस पर लगेगा। 10 साल का उसको ऑलरेडी मिला हुआ है, ये फ़ाइन और क्रिमिनल चार्ज जो है उस पर 5 साल का और लग सकता है, तो उसकी 15 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। ओरिजिनल सज़ा वही रहेगी, उस पर एडिशनल और सज़ा भी हो सकती है, इसके अलावा फ़ाइन भी हो सकता है। ओरिजिनल सज़ा तो है, इस पर फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, प्रोबेशन जो है उसमें आपकी कंडीशंस यही रहेंगी, मैं इसलिए वापस नहीं लिखूँगी, ठीक है। कंडीशंस आपकी यही रहेंगी। हम उसकी डेफिनेशन और टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैरोल पे रिलीज़ करते हैं, पैरोल को इस तरह से याद करें, कुछ टाइम जेल में रहना है, कुछ टाइम कम्युनिटी में रहना है। प्रोबेशन में क्या होता है कि आप जेल जाते ही नहीं हो, डायरेक्ट आपको प्रोबेशन पे रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये होता किन के लिए? जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, पहली दफ़ा कोई जुर्म किया हो, यानी वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। दूसरा, कोई माइनर क्राइम किया हो, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये नहीं होता कि उनका सेंटेंस ख़त्म हो गया है, बल्कि मैं लिखती जाती हूँ ना ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनको
कंडीशंस उसकी यही हैं, टाइप्स चेंज हैं, पेनल्टीज भी मोर और लेस सेम ही हैं। प्रोबेशन पीरियड जो है ना आपका कंपनीज में भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको ट्रायल पे रखते हैं कि आपने सही काम किया, सब कुछ किया तो आपको नौकरी पे रख लेंगे। जब आप CSS क्लियर कर लेंगे तो आप अपना जब तक FPO पास नहीं कर लेते आप प्रोबेशनरी ऑफिसर होंगे। आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होता है STP के बाद एक और, जिसे हम FPO ही बोलते हैं, फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ाम। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, ठीक है, आगे बहुत एग्ज़ाम्स हैं अभी। तो जब तक आप वो नहीं पास कर लेंगे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाएंगे, आप प्रोबेशन पे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद होता है। हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाँ, CSS में बताना कितनी नकल की है फिर मैं बताती हूँ। प्रोबेशन में जो है ना आप प्रोबेशन आपका इट इज़ गिवन इन ल्यू ऑफ जेल टाइम। बजाय इसके कि आप जेल में भेज दें, आप इसे जो है ना उसकी जगह पर प्रोबेशन पे रिलीज़ कर देते हैं। प्रोबेशन पे जब आप रिलीज़ करते हैं तो ऑफेंडर इज़ अलाउड टू लिव इन अ कम्युनिटी, ठीक है, अलाउड टू लिव इन अ कम्युनिटी as long as he or she follows the rules and laws set by the terms and conditions of probationary officer। ठीक है, आपको प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, या जज जो है सेंटेंस देते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। उन कंडीशंस को पूरी करना है तो आप कम्युनिटी में रिलीज एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी रह सकते हो, ठीक है। किनको मिलता है? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ऑफ माइनर क्राइम्स। रिसीडिविज्म से बचने के लिए भी होता है, इससे एक बहुत बड़ा वो भी होता है कॉज, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? पूछना है तो कुछ पूछ लो, क्या मिस हो गया? कोई बात नहीं, नहीं पूछ सकते तो नहीं पूछो। अब इसकी टाइप्स क्या हैं लिखना था आपने? सुपरवाइज्ड प्रोबेशन, अनसुपरवाइज्ड प्रोबेशन, intense supervised, shock probation, crime specific probation। पांच टाइप्स हैं आपकी प्रोबेशन की। हमने पेरोल ऑफिसर की बात की थी कि आपने रिपोर्ट करना होता है पेरोल ऑफिसर को, इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। अनसुपरवाइज में ये होता है कि आपका प्रोबेशन ऑफिसर नहीं होता, आप उसकी सुपरविजन डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं होते हैं, ठीक है, कि आप जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन जाकर उसको रिपोर्ट दें अपनी या कुछ, मगर इसमें फिर भी आपने अपने कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सुपरवाइज जो है इसकी ऑपोजिट है कि यू हैव टू चेक इन विद योर प्रोबेशन ऑफिसर। आपने हर थोड़े टाइम बाद या जो भी उसने टाइम सेट किया इतने टाइम में जाकर अपनी वो रिपोर्ट देनी है, चेक इन करना है, ठीक है। ये जो आपका इंटेंसली सुपरवाइज्ड प्रोबेशन है ना, इसमें एंकल मॉनिटर वाला चीज़ आ जाती है, ठीक है, कि आप एक तो हाउस अरेस्ट होते हैं, आप अपने घर से बाहर नहीं रहते जा सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स द ऑफेंडर टू रिमेन इन हिज ऑफिस, his whereabouts are monitored by ankle tracking device, ठीक है, या एंकल ब्रेसलेट। आप घर से बाहर नहीं जाते थे। ये इंटेंस की बात, ये मतलब यही हो ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं,
कुछ केसेस में ऐसा होता है, बहुत कम केसेस में, कि अलाउ कर देते हैं कि आप सिर्फ ऑफिस जा सकते हैं, यानी उसके लिए 2 जगह एक्सेसिबल है, घर और ऑफिस। आप सुबह ऑफिस जाओ, वहाँ से सीधा घर आओ, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए फिर एंकल ब्रेसलेट होता है, ताकि पता चले इन 2 जगहों से कहीं और जा रहा है। तो शॉक प्रोबेशन क्या होता है? शॉक किसी को देना, मतलब अचानक से कोई चीज़ ना। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ऑफेंडर को पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले जेल टाइम के लिए भेजते हो, ठीक है, सेंटेंस टू जेल और प्रिजन फॉर अ शॉर्ट टाइम, और वो आप खुद ही हिसाब लगा लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, इस तरह से कि वो वहाँ की कंडीशंस वगैरह और देख ले, फिर अचानक से उसको जो है ना रिलीज़ कर दो प्रोबेशन पे। ये साइकोलॉजिकल एक तरह से ट्रिक होती है कि वो कंडीशन जेल की देखे, सब कुछ देखे, और जब उसको प्रोबेशन पे रिलीज़ करें ना, तो वो प्रोबेशन की कंडीशंस को फॉलो करे, ताकि वापस वहाँ ना भेज दिया जाए उसे, ठीक है। क्राइम स्पेसिफिक प्रोबेशन क्या होती है आपकी? कोई स्पेसिफिक कंडीशंस जो है ना वो बता दी जाती हैं, ताकि ऑफेंडर जो है वो रिपीट ना करे वही क्राइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन आपने लगा दी, प्रोबेशन पे रिलीज़ की एक कंडीशन लगा दी है, कोई है जो फिशिंग में इन्वॉल्व है या आपकी हैकिंग में, इस तरह की क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो उस पर कंडीशन लगा दी है कि यू कैन नॉट ओन अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन और यू कैन नॉट गो ऑनलाइन, ठीक है, इस तरह की कंडीशन लगा दी आपने। कोई है कि जिसने, जो कि एडिक्ट है, एल्कोहलिक है, तो उसके लिए आपने कंडीशन लगा दी है कि यू हैव टू गो टू मीटिंग्स या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ अटेंडेंस आपने हर हफ्ते देनी है, हर रोज़ देनी है, हफ्ते में जितनी दफ़ा देनी है। इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशंस पे आप प्रोबेशन पे रिलीज़ कर देते हो। कंडीशंस आपकी सारी सेम ही हैं, लॉज आपको फॉलो करने हैं, ट्रैवलिंग से पहले आपने बताना है, एम्प्लॉयमेंट, एसोसिएशन, अब ये सब कुछ जो है ना आपकी उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटेंसली सुपरवाइज्ड है तो वो एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन हो सकता है ना हो, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इफ़ समबडी वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन? वही चीज़ कि आप फ़ाइन लगाओगे अगर उसने सिंपल जो है ना इन कंडीशंस को वायलेट किया है। कंडीशंस एज इन उसने ट्रैवल, लेट्स से उसको घर से निकलने से मना किया, वो घर से निकल के थोड़ा आगे आ गया है या कुछ, तो आप फ़ाइन लगा सकते हो उस पर, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन है, और उसे, अभी मैं लॉ ब्रेकिंग की बात नहीं कर रही, सिर्फ आपके प्रोबेशन की कंडीशन की बात कर रही, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट है कंडीशन और उसको आपने फॉलो नहीं किया या वायलेट किया है, तो आपकी जो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी आपको पनिशमेंट मिली हुई है, लेट्स से 5 साल की, तो उसमें वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, 1 साल तक का और एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा आप लॉ वगैरह कोई ब्रेक कर रहे हैं, जो कि आपका वैसे ही लॉ पार्ट है आपके लॉ का, पाकिस्तान पीनल कोड का, तो फिर जितनी भी आपको और कंडीशंस वो मिलेंगी, जो सज़ा मिली हुई है उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है।